नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम हमारे जो छात्र के हितों से जुड़ी हुई खबर है जो हमारे छात्रों के लिए सही नहीं थी, उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। नीट पेपर लीक 2026। इसको हम आसान भाषा में समझेंगे कि पेपर कैसे लीक हुआ, और अगर एक संस्था इस पर एक्शन नहीं लेती, अगर वो एक व्यक्ति द्वारा किए गए मेल पर रिप्लाई नहीं करती, तो ना जाने कितनी जिंदगियां, कितने छात्र सुसाइड कर लेते, ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। तो आइए आज बात करते हैं नीट पेपर लीक 2026 के बारे में। डिटेल में समझते हैं कैसे पेपर लीक हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नीट का पेपर जो है वो एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए इस पेपर को कराती है और इसमें हर साल तकरीबन 24 लाख लड़के भाग लेते हैं। नीट जो है वो कॉलेज अलॉटमेंट के लिए होता है, एमबीबीएस के लिए। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं एमबीबीएस का, और फिर डॉक्टर बनते हैं। उसी प्रकार सेम आईआईटी जेई का है, वो भी एनटीए कराती है। वो इसका आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करके, जेई का एग्ज़ाम क्रैक करके लोग इंजीनियर बनते हैं, आईआईटीज़ में जाते हैं और वहाँ से अपना बीटेक करते हैं और ग्रेजुएट होके अच्छी नौकरी लेते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि नीट का पेपर लीक कैसे हुआ। तो आसान भाषा में समझते हैं, सबको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम कड़ी बाय कड़ी जोड़ते हुए चलेंगे। 3 मई 2026 को नीट का एंट्रेंस एग्जाम था। 3 मई 2026 से लगभग 13 दिन पहले जयपुर के 2 मास्टरमाइंड लोग थे। उन्होंने इस नीट के पेपर को डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस से लीक करवाया। ये कहीं पेपर आउट नहीं हुआ, किसी के पास पकड़ा नहीं गया, ये डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस से लीक किया गया पेपर था। जयपुर के जो 2 मास्टरमाइंड लोग थे, उन्होंने नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को डायरेक्ट लीक करवाया। इसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला एक इनसाइडर था, उसने इस पेपर का जो कॉपी है उसको निकाल के जयपुर के दोनों मास्टरमाइंड को भेजा, नासिक से जयपुर। इसके बाद जब ये मास्टरमाइंड के पास पहुंचा पेपर, उसके बाद जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था इसका, वो एक डॉक्टर था जो गुड़गांव में रहता था। गुड़गांव मीन्स आज का गुरुग्राम है, हरियाणा में। उसमें ये डॉक्टर रहता था। इस डॉक्टर को इन दोनों जयपुर के जो मास्टरमाइंड थे, उन्होंने इस पेपर को उनके पास, उस डॉक्टर के पास भेजा। उस डॉक्टर ने सीकर में एक प्राइवेट कंसल्टेंस कंपनी है, सीकर राजस्थान में है, सीकर में एक प्राइवेट कंसल्टेंस कंपनी को भेज दिया उस डॉक्टर ने। उसके बाद यहाँ जो कंसल्टेंस कंपनी है उसमें एक प्राइवेट माफिया नाम करके एक व्हाट्सएप ग्रुप था कंपनी के पास। तो उस प्राइवेट माफिया ग्रुप में लगभग 300 लोग थे। उन 300 लोगों के पास इस व्हाट्सएप ग्रुप में ये पेपर को डाल दिया गया। तो उस 300 लोगों के पास ये पेपर पहुंच गया। वहां से क्या होता है कि ये ग्रुप में आते ही पेपर लीक का असली हब बना।
ये ग्रुप जो था वही पूरे भारत में पेपर लीक का असली गुनहगार था। अब देखिए कि कैसे चंद पैसों में जो हमारे छात्रों की बलि चढ़ा रहे हैं ये माफिया लोग। तो हमारी सरकार से एक दरख्वास्त है कि कम से कम ऐसे एग्ज़ाम्स में जहाँ पर लड़के अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं, पूरा 1 साल लगा रहे हैं, उसमें 2 साल से लगे हुए हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम्स को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए एक बाकायदा उसमें आर्टिकल है संविधान में। तो मेरी सरकार से एक विनती है कि इसके लिए या तो एसटीएफ बनाई जाए, स्पेशल टास्क फोर्स, जो सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराए। हर एक सेंटर पर उनकी टीम जानी चाहिए, सर्च करना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो एसटीएफ ऐसे एसटीएफ अगर गठित होती है तो ऐसे माफियाओं को कोई भी अवसर नहीं मिलेगा पेपर लीक करने का। जिस प्रकार से मानते हैं हम कि नीट और आईआईटी जेईई जैसे एग्ज़ाम्स जो है वो ऑफलाइन होते हैं, लेकिन बाकी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या? उनमें आप देख लीजिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स लीक होते हैं, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं 4 घंटे पहले। ये कैसे? भारत का भविष्य क्या है? मैं ये देख रहा हूँ मैं आगे भारत का भविष्य बहुत ज़्यादा गर्त में जा रहा है। ऐसे इतना बड़ी धोखेबाजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है इंडिया में। टॉपिक में आते हैं वापस। ये ग्रुप जो था वो पेपर लीक का असली हब था। यहाँ से इसी ग्रुप से लोगों को 30,000 से लेके 5 लाख तक उस पेपर को बेचा गया। जिसने जितना पैसा कन्विंस कर पाया उसने उतना पैसा कन्विंस कर लिया और पेपर को दे दिया। 5 लाख तक भी लोगों ने पेपर खरीदा है। 5 लाख रुपए दे के भी लोगों ने पेपर खरीदा है। लोगों ने क्या, बच्चों ने ही खरीदा है। बच्चे तो पैसा नहीं दे पाएंगे तो उनके माँ बाप ने खरीदा है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी गलती है कि अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर ऐसे पैसा खर्च करके ऐसे पेपर खरीद के ये सब नहीं करना चाहिए। मेरी ये सभी माता पिता से दरख्वास्त भी है कि ऐसे पेपर खरीद के भी अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर कुछ भी बड़ी पोस्ट पे बना लेते हैं तो उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है जो एक मेहनती छात्र कोई अंदर होगी, जो एग्ज़ाम क्रैक करके आएगा, जिसके पास इंटेलिजेंस होगा, जिसके पास आईक्यू होगा, सोचने की अच्छी क्षमता होगी। उन लोगों की बलि चढ़ जाती है क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पास नॉलेज अच्छा है, लेकिन पेपर लीक की वजह से बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो 5 लाख तक ये पेपर बेचा गया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट ये है कि 28 लाख रुपए में भी एक स्टूडेंट के पिता ने ये पेपर खरीदा था। 28 लाख रुपए देके। नागौर का एक स्टूडेंट था, उसे पता चला तो उसने फैमिली वालों से को कन्विंस किया और 28 लाख में इस पेपर को खरीद लिया। इसके बाद इसमें एक ट्विस्ट यहाँ से आया कि जो सीकर की जो कंपनी थी उसके एक एम्प्लॉय ने केरल में उसका एक दोस्त एमबीबीएस कर रहा था मीन्स वो पहले ही ऐसी नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर चुका है। तो जो केरल में जॉब कर रहा था, सॉरी जॉब नहीं, जो सीकर कंपनी थी उसका एक एम्प्लॉय अपने दोस्त को, जो दोस्त केरल में एमबीबीएस कर रहा था, उसको ये पेपर बेच देता है। तो अभी पेपर केरल तक पहुंच गया। केरल में पहुंचा पेपर। इसके बाद क्या है कि जो लड़का एमबीबीएस कर रहा था केरला में, उसने अपने पिताजी को ये पेपर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया, क्योंकि उसके पिताजी
पीजी हॉस्टल चलाते हैं लड़कियों के लिए। तो उस लड़के ने अपने पिताजी को एक दिन पहले, 3 मई को एग्ज़ाम था, तो उसने 2 मई को सुबह के टाइम पर अपने पापा को व्हाट्सएप पर ये पेपर फॉरवर्ड किया। तो उसके फादर ने, लड़के के फादर ने तुरंत जाकर वो पेपर का जेरॉक्स करके सारी पीजी में जितनी भी लड़कियां थीं सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए पेपर कहाँ से कहाँ जा रहा है। जब ये पता चला कि ये पेपर लीक हो गया तो एक व्यक्ति था, उसने उस पेपर को, एक टीचर थे, उनसे क्रॉस चेक कराया कि ये वाकई में ये पेपर लीक है क्या, आप एक बार चेक कीजिए। तो जब टीचर ने वेरीफाई किया उस पेपर को तो आपके होश उड़ जाएंगे ये सुनकर कि टीचर को क्या लगा। तो उस व्यक्ति ने, जिसको डाउट था कि पेपर ये लीक हुआ है, तो उस व्यक्ति ने कोचिंग के एक सर से उस पेपर को क्रॉस चेक कराया। तो उन सर ने पाया कि पेपर के 140 क्वेश्चंस हूबहू मैच कर रहे हैं। 140 क्वेश्चंस हूबहू मैच कर रहे हैं। तब जब ये हो गया उस व्यक्ति को कंफर्म हो गया कि हाँ ये पेपर लीक हो चुका था। तो फिर वो व्यक्ति पहले पुलिस स्टेशन जाता है और इस पेपर लीक की खबर पुलिस को देता है। तो पुलिस क्या करती है कि पहले तो उसको ये बोलकर भगा देती है कि ये फालतू अफवाहें मत फैलाओ, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, या तो शांति से चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये फालतू की खबरें मत फैलाओ। क्योंकि आप जानते हैं पुलिस का रवैया, पहली बार में वो कुछ नहीं कर सकते, जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तभी वो कुछ 2-4 कदम आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो वैसे वो कुछ नहीं करने वाले। तो जब वहाँ से पुलिस स्टेशन से उस व्यक्ति को भगा दिया गया तो फिर वो उस व्यक्ति ने सोचा कि आखिर अब और क्या हो सकता है, पुलिस तो मदद करने से रही। तो उसने क्या किया, व्यक्ति ने सीधा मेल एनटीए को किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके जीमेल अकाउंट पर उनको मेल किया कि सर ये पेपर लीक हो चुका है, 2 तारीख को ये व्हाट्सएप पर घूम रहा है पेपर, और मैंने आज क्रॉस चेक भी कराया कोचिंग के सर से, तो पूरा पेपर हूबहू मैच कर रहा है। वो 140 क्वेश्चंस जो हैं वो हूबहू मैच कर रहे हैं, इसका मतलब पेपर लीक हो चुका है सर। तो फिर एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और आईबी को इस इशू के बारे में बताया। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को, एनटीए ने आईबी को तुरंत फ़ोन करके इस इशू के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, अगर हुआ है तो इसको इन्वेस्टिगेशन करो इस चीज़ की। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं एनटीए का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने एक मेल के जरिए इतना बड़ा कदम उठाया। अगर वो एनटीए वो उस मेल को इग्नोर कर देता तो शायद ना जाने आज कितनी जिंदगियां दांव पे लग जाती, कितने स्टूडेंट्स आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो एनटीए का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उस मेल को रिस्पॉन्ड किया और मेल को सीरियसली लिया और उस पर एक्शन भी लिया। आईबी को तुरंत इन्वॉल्व किया, आईबी ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो पाया, आईबी ने राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने पाया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। आईबी ने इन्वेस्टिगेशन में माना कि हाँ पेपर लीक हुआ है। फिर उस पेपर को रद्द कर दिया गया। पर प्रेशर आता है तभी वो कुछ 2-4 कदम आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो वैसे वो कुछ नहीं करने वाले।
तो जब वहाँ से पुलिस स्टेशन से उस व्यक्ति को भगा दिया गया, तो फिर वो उस व्यक्ति ने सोचा कि आखिर अब और क्या हो सकता है, पुलिस तो मदद करने से रही। तो उसने क्या किया, व्यक्ति ने सीधा मेल एनटीए को किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके जीमेल अकाउंट पर उनको मेल किया कि सर ये पेपर लीक हो चुका है, 2 तारीख को ये व्हाट्सएप पर घूम रहा है पेपर, और मैंने आज क्रॉस चेक भी कराया कोचिंग के सर से, तो पूरा पेपर हूबहू मैच कर रहा है। वो 140 क्वेश्चंस जो हैं वो हूबहू मैच कर रहे हैं, इसका मतलब पेपर लीक हो चुका है सर। तो फिर एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और आईबी को इस इशू के बारे में बताया। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को, एनटीए ने आईबी को तुरंत फ़ोन करके इस इशू के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, अगर हुआ है तो इसको इन्वेस्टिगेशन करो इस चीज़ की। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं एनटीए का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने एक मेल के जरिए इतना बड़ा कदम उठाया। अगर वो एनटीए वो उस मेल को इग्नोर कर देता तो शायद ना जाने आज कितनी जिंदगियां दांव पे लग जाती, कितने स्टूडेंट्स आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो एनटीए का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उस मेल को रिस्पॉन्ड किया और मेल को सीरियसली लिया और उस पर एक्शन भी लिया। आईबी को तुरंत इन्वॉल्व किया, आईबी ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो पाया, आईबी ने राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने पाया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। आईबी ने इन्वेस्टिगेशन में माना कि हाँ पेपर लीक हुआ है। फिर उस पेपर को रद्द कर दिया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पेपर लीक आखिर कब तक चलेगा? क्या भारत का भविष्य ऐसे ही है कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो दिन रात मेहनत करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कोई साइंटिस्ट बनता है तो कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है तो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है, ऐसे एग्ज़ाम्स को एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। एक ऐसी टास्क फोर्स गठित होनी चाहिए कि जो ऐसे रेपुटेटेड एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराए, उनमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो पाए। अब आप खुद सोचिए कि पेपर लीक होने की वजह से कम 25 लाख लड़कों की नौकरियां, बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो सिलेक्शंस हैं, जो उनकी ज़िंदगी है वो दांव पे लग जाती है। पूरा 1 साल उन्होंने जो जी जान लगा के मेहनत की है, उस मेहनत पे पानी फिर जाता है। उनका मोटिवेशन टूट जाता है, उनका अंदर से मनोबल टूट जाता है कि कैसे होगा सिलेक्शन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा सिलेक्शन। हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो साथी हैं, वो माफिया लोगों की आज हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं। अब ये नहीं कह सकते, आप श्योर नहीं कह सकते कि हमें टैलेंट है, हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाएंगे, क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया है कि जिस एग्ज़ाम में माफिया की एंट्री हो गई है, माफिया इन्वॉल्व हो गए हैं, उस एग्ज़ाम में आप खुद श्योर नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे छात्र, हमारा सिस्टम पूरा माफियाओं की कठपुतली है। अगर माफिया इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तो वैकेंसी फेयर सेलेक्ट होते हैं लड़के, मेहनत उनकी सफल होती है। लेकिन जिस पेपर में माफिया इन्वॉल्व हो गए, उस पेपर में धज्जियाँ उड़ जाती हैं और ना जाने कितने बच्चे जीवन त्याग देते हैं। इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर, इतना स्ट्रेस लेते हैं वो। 1 साल तक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक ही कमरे में बंद हैं, 10 बाई 10 के कमरे में बंद हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या होगा
ऐसे स्टूडेंट्स का जो इतनी मेहनत करने के बाद सिलेक्ट ना हो। इस देश में मेहनती छात्रों का क्या भविष्य है, मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य है हमारे इस देश में एग्ज़ाम्स का। वनडे एग्ज़ाम्स हमेशा से लीक होते आए हैं, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। वनडे एग्ज़ाम्स हमेशा से लीक होते आए हैं। पहले ऑफलाइन थे, पेपर लीक होता था, अब ऑनलाइन होते हैं तो पहले से कंप्यूटर ऑन होते हैं, बच्चे केवल माउस पे हाथ रख लेते हैं, बस कंप्यूटर ऑटोमेटिक चलता रहता है, एक क्वेश्चन आगे बढ़ते रहते हैं, टिक होते रहते हैं सही क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है कि वो केवल हाथ रखे हुए है, उसका कंप्यूटर जो है वो किसी दूसरे सर्वर से कनेक्टेड है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको केवल स्क्रीन पर दिख रहा है कि हाँ हमारा पेपर चल रहा है, उसका पेपर हो रहा है। कैसे क्या होगा? हमें उन जो कंपनी ये कोई भी पेपर कराती है उससे हमें पहले तो ये पूछना चाहिए कि आपके इन्विजिलेटर करते क्या हैं। अगर ऑनलाइन पेपर है तो आपके इन्विजिलेटर जो लगे रहते हैं वो आखिर उनकी ड्यूटी क्या है। अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्शन कर रहा है कि ये बच्चे की एंट्री पहले कैसे हो गई, अभी एसएससी जीडी में एक प्रॉब्लम भी आ रहा है, वहाँ भी यही सिस्टम है, करप्शन है पूरा। लखनऊ में पूरा सेंटर ही सेट हो गया था, पूरे कंप्यूटर चल रहे हैं अपने आप। कैसे क्या है इस देश का भविष्य? कैसे मेहनती लड़के सेलेक्ट होंगे, कैसे उनके सपने पूरे होंगे? तो मेरी सरकार से एक ही विनती है कि हमारे ऐसे प्राइड एग्ज़ाम्स, नीट हुआ, जेई हुआ, यूपीएससी हुआ और हमारे सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक टास्क फोर्स गठित होनी चाहिए। उसके अंडर में अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं तो उसके अंडर में पेपर प्रिंटिंग होना चाहिए, उन्हीं के अंडर में पेपर अपने डिस्ट्रीब्यूशन हॉल तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन हॉल से सेंटर तक पहुंचना चाहिए। जहां पर पूरी की पूरी टास्क फोर्स इन्वॉल्व होगी वहां पर बहुत कम चांस हैं कि पेपर लीक हो। और जो भी छात्र बहुत मेहनत कर रहे हैं आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर का कंपटीशन जो है वो आसमान में छेद करने के बराबर है। आप श्योर नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें फैक्टर होती हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि उसमें माफिया इन्वॉल्व ना हो। दूसरा फैक्टर ये है कि आपकी किस्मत किस प्रकार की है, क्योंकि एक पेपर सेट करने वाले को यही नहीं पता है कि मैंने एक पेपर बहुत ज़्यादा टफ सेट कर दिया है, एक बहुत ईजी सेट कर दिया है, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है। कम से कम उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा दोनों शिफ्ट का, अगर 10 शिफ्ट भी हैं तो 10वां शिफ्ट का पेपर जो है वो लेवल एकदम सही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई ज़्यादा लूज नहीं है। किस प्रकार से हम ये कह सकें कि हाँ हमारे देश में एग्ज़ाम्स फेयर होते हैं, ये हम कभी नहीं कह सकते जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा जाएगा, जब तक इन इन्वॉल्व करप्ट ऑफिसर्स को नहीं हटाया जाएगा, जब तक इन जो एग्ज़ाम्स लेने वाली जो एजेंसीज़ हैं, जो टेंडर लेती हैं, अगर उनसे एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम अगर एक्शन लेंगे तभी हमारे फेयर बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, वरना हमारे देश में वही होगा, फिर 25 लाख दे के नौकरी ले लो और फिर पूरे जीवन मौज करो, क्योंकि 25 लाख दे दिए हैं तो अब क्या दिक्कत है, सरकारी नौकरी मिल गई है, अब मज़े करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा सिस्टम ना हो, पढ़े लिखे लोग सिलेक्ट हों, अच्छी सोच वाले लोग सिलेक्ट हों। इसी दरख्वास्त के साथ माफिया एग्ज़ाम्स में एंटर कर गए। माफियाओं के पास पैसा तो है, बंद कर दो तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, लगा था बीच में हो गई। कितने मिनट की हो पाई थी? 20 मिनट की करना है बस, 20 से ज़्यादा नहीं करना है।